आइए हम लोग एक पेपर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था किया था? राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला शासक, इसमें से मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सीधा सा उत्तर है। आप इसका उत्तर ऑनलाइन का उत्तर है। हज यात्रा जो शासक आपका मोहम्मद बिन तुगलक हैं, गियासुद्दीन हैं, फिरोज शाह। अब इसमें से जिस शासक की आस्था ज़्यादा होगी वही ऐसा कार्य करेगा, हज यात्रा की का खर्च राज्य उठाएगा। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। शुभम जी गुड इवनिंग। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक है जो खर्च स्वयं उठाता है, राज्य खर्च उठाता है हज यात्रा का। फिरोज शाह तुगलक फुतुहाते फिरोज शाही जो उनकी अपनी आत्मकथा है उसमें भी उन्होंने जो विवरण दिया है, जो वर्णन किया है अपने राज्य के विषय में, तो उसे ये लगता है कि वो एक संप्रदाय विशेष के शासक हैं। हालांकि धर्म के प्रति वो बहुत ही कट्टर हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ कारण है। कारण ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय लगातार विद्रोह हो रहे थे, तो उन विद्रोहों का शमन करने के लिए, उन विद्रोहों को शांत करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक भी बाद में आपने देखा है कि खलीफा से मानपत्र प्राप्त करने का प्रयास किया, उनके वंशजों को दिल्ली बुलाया। फिरोज तुगलक के साथ एक और समस्या है कि फिरोज तुगलक की जो माँ हैं वो हिंदू हैं, तो ये भी उन्हें साबित करना है मुस्लिमों के समक्ष कि हम हिंदुओं के प्रति उदार नहीं हैं, हम बिल्कुल एक कट्टर मुस्लिम हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ रही होंगी फिरोज तुगलक के समय, जिससे उन्हें इतनी कट्टर नीति अपनानी पड़ी थी। ठीक। किस सूफी संत ने फिरोज तुगलक को फटकारा था? किस सूफी संत ने फिरोज तुगलक को फटकार लगाई थी कि बेवक्त चले आए? फिरोज तुगलक जब थट्टा से राजाभिषेक कराकर दिल्ली आ रहे थे तो बीच में वो विभिन्न सूफी संतों से मिले थे। तो इसी दौरान वो कुतुबुद्दीन मुनव्वर या मक्कानी से भी मिले थे, और इसी दौरान उन्होंने फटकार लगाई थी कि कहाँ चले आए, बाबा फरीद नहीं, बाबा करीद नहीं, बाबा फरीद। ये तो उनके शासक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है दहलवी की। इनसे भी वह मिला था बीच में आते समय, इनसे जब मिला तब वही इन्होंने फटकार लगाई। जब वो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें रोका, तो वहाँ उन्होंने फटकार लगाई थी। ख्वाजा जहाँ अहमद अयाज, ये अयाज जो है ये वजीर है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही से ही ये वजीर है। इसी ने गियासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से लौट रहे थे तो इसी ने वह महल, लकड़ी का महल बनवाया था, जिसके गिरने से, हाथी के धक्का देने से महल गिरा था और गियासुद्दीन का निधन हुआ था। तो यही अयाज थे, और इस अयाज को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना वजीर बना दिया था। तो इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के पश्चात एक अल्पवयस्क बालक को गद्दी नशीन कर दिया था। लेकिन फिरोज तुगलक आए और विद्वानों ने, फिरोज तुगलक के समय जो विद्वान थे, मुस्लिम विद्वान, उन लोगों ने उस अल्पव्यवस्था के कारण उसे शासक के योग्य नहीं माना था। तो चार नामों में से आपका ये जो है कुतुबुद्दीन मक्कानी, यही इन्होंने ही फटकार लगाई थी फिरोज तुगलक को। निम्न में से कौन फिरोज तुगलक का प्रमुख वास्तुकार था? फिरोज तुगलक के विषय में आप जानते हैं कि उन्होंने ढेर सारे भवनों का निर्माण करवाया था। समीर राय जी प्रणाम, ऋतु सरोज गुड इवनिंग। तो फिरोज तुगलक
ने ढेर सारे नगरों का निर्माण करवाया था, ढेर सारे भवनों का निर्माण करवाया था, और उसने जो पुराने भवन थे, पुरानी इमारतें थीं, उनका पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो उसके समय जो वास्तुकार था वह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका वास्तुकार कौन था। तो उसका जो प्रमुख वास्तुकार है मलिक गाजी शाहना, फिरोज तुगलक का काल का प्रमुख वास्तुकार है। मलिक शाही गजना फिरोज तुगलक का, मलिक गाजी शाहना फिरोज तुगलक का प्रमुख वास्तुकार है। ये हिशामुद्दीन जुनैदी जो है, ये भी फिरोज तुगलक के समय यही वो व्यक्ति है जिसने पूरे राज्य की आय का अनुमान लगाया था। 6 वर्ष में, 6 वर्ष के परिश्रम के पश्चात इन्होंने पूरे राज्य की आय का अनुमान लगाया था, और वो आय थी 6 करोड़ 85 लाख रुपया, 85 लाख टंका आय उस समय निर्धारित की गई थी फिरोज के पूरे साम्राज्य की आय। तो साम्राज्य की आय, वार्षिक आय का अनुमान लगवाने वाला शासक जो है वो फिरोज तुगलक ही है, और यह कार्य ख्वाजा हिशामुद्दीन जुनैदी ने किया था। ठीक। मलिक मकबूल जो है ये फिरोज तुगलक का वजीर है, और यह बहुत ही योग्य वजीर है, बहुत ही ईमानदार वजीर है। यह बहुत ही ईमानदार था, और फिरोज तुगलक एक बार कहा था कि वास्तव में शासक मलिक मकबूल है, वास्तव में शासक मलिक मकबूल है। तो मलिक मकबूल फिरोज शाह के समय का वजीर है। तो ठीक, इस प्रश्न का उत्तर मलिक गाजी शाहना है। ठीक है, आगे चला जाए। चौथे प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दें। व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने वाला पहला सल्तनत कालीन सुल्तान था। व्यावसायिक शिक्षा जिस सुल्तान ने सबसे पहले प्रारंभ की थी, तो व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने वाला सुल्तान सबसे पहला। इस प्रश्न का उत्तर, चौथे प्रश्न का उत्तर चौथे प्रश्न का उत्तर व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने वाला पहला सल्तनतकालीन सुल्तान। सल्तनतकालीन सुल्तानों ने शिक्षा पर बल दिया है। सभी सुल्तानों ने, इल्तुतमिश ने मदरसा भी स्थापित कराया था। इसके बाद के जो सुल्तान हैं उन लोगों ने भी मदरसे की स्थापना करवाई। मस्जिदों को भी शिक्षा का केंद्र बाद में बनाया गया, और यह कार्य 4A मोहम्मद बिन तुगलक, यह कार्य व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने वाला फिरोज तुगलक ही है। और फिरोज तुगलक ने जो उसके जो गुलाम हैं, दास हैं, उन लोगों को भी कारखानों आदि में लगाया था। तो कारखानों का प्रशिक्षण का केंद्र भी बना दिया। कारखाने जो थे सल्तनत कालीन, इस समय तक आकर फिरोज तुगलक के समय ढेर कारखानों, 35 कारखानों का उल्लेख होने लगता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी कारखाने हैं। और इस समय या सल्तनत कालीन और मुग़ल कालीन जो कारखाने हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ सामान ही बनता है। जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनका, जैसे घोड़ों से संबंधित भी कारखाना होता था, हाथियों से संबंधित भी, यानी उनका प्रबंधन जहाँ होता था उसे कारखाना कहते थे। निर्माण कार्य भी होता था, वस्त्र भी बनाए जाते थे, आपके विभिन्न जो पताकाएँ वगैरह होती थी उसको भी बनाया जाता था, लेकिन साथ साथ ये कार्य भी कारखानों में होता था। ठीक। 5वें का आंसर, भू राजस्व निर्धारण की मशाहत प्रणाली। भू राजस्व निर्धारण की मशाहत प्रणाली अपनाने वाले शासक कौन कौन हैं? मशाहत प्रणाली का मतलब है कि भूमि की पैमाइश कराकर जो भू राजस्व निर्धारित होता था, वह उस प्रणाली को अपनाने वाले कौन कौन शासक हैं, किसने अपनाया इस मशाहत प्रणाली को? अलाउद्दीन ने इस मशाहत प्रणाली को, भूमि माप कराने का कार्य अलाउद्दीन द्वारा सर्वप्रथम किया गया, और एक विश्वा को उसने इकाई माना आपका जो भूमि लगान निर्धारण के संदर्भ में। तो इस प्रश्न के उत्तर में
आपके जो शासक हैं, मशाहत प्रणाली अपनाने वाले अलाउद्दीन हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं और सिकंदर लोदी हैं। तो 1, 2, 3 ये तीनों लोगों ने मशाहत प्रणाली को अपनाया है। भू राजस्व निर्धारण में खेत की पैमाइश करा के उसके बाद निर्धारण किया जाता था। अलाउद्दीन ने इसे प्रारंभ किया था। ठीक। सिक नामक प्रशासनिक इकाई, सिक नामक प्रशासनिक इकाई का गठन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? सिक। आप प्रशासकीय इकाई में सल्तनत कालीन जो प्रशासकीय इकाइयाँ हैं तो उसमें आप जानते हैं कि एक तो केंद्र है, फिर नीचे प्रांत हैं, इसके नीचे जिला है, इसके नीचे सिख है, इसके नीचे परगना है और फिर ग्राम है। सबसे निचली इकाई ग्राम होती थी। ग्रामों के समूह भी होते थे। 100 गाँवों के समूह को श्रद्धा इब्न बतूता ने बोला है, तो वो दक्षिण में थे, बामनी क्षेत्र में। तो ये जो सिख इकाई है इसका गठन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? सिख ये जिला के समतुल्य इकाई है, प्रांत, और आपका ये जो जिला है यही आपका सिख है, जिला के समतुल्य इकाई है ये। तो इस सिख नामक इकाई का गठन किसने किया था? नंबर 6 का आंसर समझिए। रितु जी, नंबर 6 का आंसर तो ये जो इकाइयां हैं आपके, इन इकाइयों में आप ये जो बलवन है, ये बलवन माने जाते हैं सिख के प्रारंभिक गठनकर्ता। सबसे पहले सिख नामक इकाई का उल्लेख बलवन के समय, प्रकाश चंद्रा जी गुड इवनिंग, सबसे पहले बलवन के समय सिख का उल्लेख होता है और ये जिले के समतुल्य इकाई है। इसका जो प्रमुख है सिकदार बोला जाता था, इसका प्रमुख परगना का आमिल बोला जाता था। ये यहाँ जो प्रांत के प्रमुख हैं ये आपके इक्ता हैं, इक्ता कहिए, प्रांत कहिए। इन्हें वाली, इनके प्रमुख को वाली या मुक्ता बोला जाता था, अमीर भी बोला जाता था। तो वाली, मुक्ता, अमीर ये इक्ता या प्रांत के प्रमुख होते थे। सिख के प्रमुख सिकदार होते थे, परगना के प्रमुख आमिल होते थे। ठीक, चलें आगे। 7 नंबर प्रश्न में सबसे पहले परगना नामक प्रशासनिक इकाई का उल्लेख किसने किया है? सबसे पहले परगना नामक प्रशासनिक इकाई का उल्लेख किसने किया है? तो सबसे पहले परगना नामक प्रशासकीय इकाई का उल्लेख आपके आफिफ करते हैं। तारीख़ फिरोजशाही के लेखक हैं, तारीख़ फिरोजशाही, तारीख़ फिरोजशाही बर्नी ने भी लिखी है, इन्होंने भी लिखी है। तो 2 लोग तारीख़ फिरोजशाही लिखते हैं। ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा कि परगना नामक इकाई का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, तो वो आफिफ करते हैं। ठीक, आठ नंबर में मोहम्मद बिन तुगलक ने वली उल खराज नामक अधिकारी की नियुक्ति कहाँ किया था? सबसे पहली बार वली उल खराज की नियुक्ति हुई थी और वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे पहले हुई थी। और इस अधिकारी की नियुक्ति वो कहाँ करता है? प्रांत में करता है, केंद्रीय राजस्व विभाग में करता है, या सिख में करता है, या परगना में करता है? कहाँ, किस स्थान पर इन्हें नियुक्त करता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पहली बार वली उल खराज नामक एक पद का गठन किया गया था। और वह कहाँ उसकी नियुक्ति होती थी? इन स्तरों में जो प्रशासकीय इकाइयाँ हैं, किस इकाई में उसकी नियुक्ति होती थी? तो इसको जो है, इसका आंसर दें जल्दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक
विभाग का विघटन किया था, नया विभाग था मेरे को ही कृषि से संबंधित, और कृषि में सस्यन प्रणाली को अपनाने वाला यही शासक है। मोहम्मद बिन तुगलक ही कृषि में सस्यन प्रणाली, यानी आपका एक फसल के बाद दूसरी बदल के फसल बोने की, एक फसल के बाद फिर उसी प्रकार की फसल खेत में न बोएं, जिससे कि खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। तो फसल बदल के बोने पे, क्योंकि हर फसल की जो उर्वरकों की आवश्यकता है वो भिन्न भिन्न है। तो इस संदर्भ में इसका आंसर बी आंसर प्रांत में, बिल्कुल सही आंसर है। प्रांत में पहली बार प्रांत में 2 अधिकारी नियुक्त किए जाने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय से प्रांत का जो प्रमुख है वह वली या मुख्ता तो है ही। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे नियंत्रित करने के लिए एक और अधिकारी को नियुक्त किया, वली उल खराज की। ये इसका कार्य प्रशासकीय कार्य है और मुख्यतः सैनिक कार्य है इसका, और इसका कार्य उसने बांट दिया, इसको राजस्व संबंधी कार्य सौंप दिया। यानी यह प्रांतों में 2 अधिकारी अब नियुक्त होंगे, एक तो सैनिक और लाइन आर्डर देखेगा, और दूसरा जो है वो राजस्व विभाग को देखेगा। तो यह कार्य सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया गया, और यह परंपरा बनी रही। फिर मुगलों के समय भी आप 2 अधिकारियों को आप प्रांतों में नियुक्त होते देखेंगे। ठीक, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ पदनाम, कुछ विभाग हैं और यहाँ कुछ आपके उस विभाग के प्रमुख अधिकारी हैं। तो किस विभाग का कौन सा प्रमुख अधिकारी है? दीवाने इंसा, साहित्य सचिवालय जिसे बोला जाता था, साहित्य सचिवालय का को ही दीवाने इंसा बोला जाता था। तो इसका प्रमुख कौन है? गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन है? गुप्तचर, इसको आप गुप्तचर पढ़ें। गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन है? रावत अर्ज और दीवाने विजारत। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी मिला दें, बहुत सामान्य सा है। कलर चेंज कर लें, कौन से कलर? ये कलर ठीक है, ब्लैक ठीक है। गुड इवनिंग आनंद जी। ए आंसर इसका है 9 का, 9 का आंसर ए है अमरिंदर जी। 9 का आंसर ए करें। आंसर जब दें तो प्रश्न संख्या भी बगल में आप लिख दें। 9B, अच्छा 9B, ए का 2, ए का 2, बी का 3, गुप्तचर विभाग बी 3। ठीक, सी का 4, बिल्कुल सही। डी का 1 होगा ही। ठीक, तो दीवाने इंसा का जो प्रमुख है वह दबीर मुबालिक है। दबीर जो होते थे वो लेखक होते थे, लिपिक होते थे, और इनका प्रमुख दबीर मुबालिक बोला जाता था। वरीद मुबालिक जो है यह गुप्तचरों का प्रमुख है, और मुन्निहास भी गुप्तचरों को बोला जाता था। जो गुप्तचर होते थे मुन्निहास भी बोला जाता था, लेकिन इनका प्रमुख जो है वरीद मुबालिक है। और रावत अर्ज, ये दीवाने अर्ज का ही एक नाम है। रावत अर्ज जो है, आप दीवाने अर्ज जो देखते हैं, दीवाने अर्ज यानी जो सैन्य विभाग है उसी का एक नाम रावत अर्ज भी है। और दीवाने विजारत ये जिसमें वह राजत्व संबंधी जो बातें करता है, उसका जो राजत्व सिद्धांत है, तो उसके विषय में वह जो भी समय समय पर जो बातें कहा है उसका संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका संकलन जो किया गया है वो बर्नी द्वारा किया गया है।
इनका संकलन जो किया गया है वो बर्नी द्वारा किया गया है। ठीक, और मलबन का निम्नलिखित कथनों में से असत्य को चिन्हित कीजिए। असत्य जो कथन है इसमें से कौन से कथन असत्य हैं? तो असत्य कथन इसमें आपका असत्य कथन इसमें से कौन सा होगा? सल्तनत कारखानों के प्रमुख मुतशर्रिफ, सल्तनत कारखानों के प्रमुख को मुतशर्रिफ कहा जाता था। रातवी वे कारखाने थे जिसमें निश्चित वेतन पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। कुरखाना ऊंटों से संबंधित कारखाना था। जमादार खाना, जमादार खाना वस्तुओं से, जमादार खाना वस्त्रों से संबंधित, वस्त्रों से संबंधित कारखाना था। ठीक, तो ये चार कथन आपके सामने हैं। सल्तनत कारखानों के प्रमुख को मुतशर्रिफ कहा जाता था। रातवी वे कारखाने थे जिसमें निश्चित वेतन पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। कुरखाना ऊंटों से संबंधित कारखाना था। जमादार खाना वस्त्रों से संबंधित कारखाना था। तो इसमें से कौन सा आपको प्रश्न सही लग रहा है, कौन सा कथन गलत लग रहा है? तो क्योंकि ये कभी कभी समस्या हो जाती है एग्जाम हॉल में, विशेष ध्यान रखिएगा। सत्य को असत्य पढ़ने की या असत्य को सत्य पढ़ने की गलती हो जाती है, तो इस तरह की गलती ना हो, क्योंकि जानते हुए प्रश्न गलत होते हैं ऐसे। तो जब जानते हुए प्रश्न गलत होता है तो उससे बड़ा दुख होता है, तो इसकी नौबत ना आए। सल्तनत कालीन कारखानों का प्रमुख मुतशर्रिफ बोला जाता था, ये कथन सत्य है। रातवी कारखाने दो प्रकार के हैं, रातवी और गैर रातवी। रातवी वे कारखाने हैं जिनमें कर्मचारियों को या शिल्पियों को निश्चित वेतन पर नियुक्त किया जाता था। उनका जो वार्षिक अनुदान होता था वो फिक्स होता था, वो राजस्व वित्त विभाग से प्रत्येक वर्ष में उनका जो अनुदान पहले ही आवंटित कर दिया जाता था। तो वो रातवी कारखाने होते थे। और गैर रातवी जो कारखाने होते थे उसमें निश्चित वेतन पर कर्मचारियों को नहीं रखा जाता था। समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती थी तो उन्हें नियुक्त कर लिया जाता था। तो ये भी कथन आपका सत्य है। कुरखाना ऊंटों से संबंधित कारखाना नहीं था। ये जो कुरखाना है ये शस्त्रों से संबंधित है। शस्त्रों से संबंधित जो कारखाना था उसे कुरखाना बोला जाता था। ठीक, ऊंट खाना को शुतुरखाना बोला जाता था। ऊंटों का जो कारखाना था। जमादार खाना वस्त्रों से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ये कथन गलत है। कुछ जैसे पीलखाना जो था वो हाथियों से संबंधित था, वैसे ही आबदार खाना जो था वो आपका जल प्रबंधन से संबंधित था। जल आदि सुल्तानों को जल की आवश्यकता होती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा जल का प्रयोग शुरू किया था, और जब वो दौलताबाद गया तो वहाँ उसे गंगा जल कैसे मिलता था, तो जो यहाँ से गंगा जल उसे दौलताबाद भी पहुँचाया जाता था। ठीक, तो ये आपका चरखा का पहला उल्लेख, चरखा का पहला उल्लेख किस में हुआ है? फुतूह उस सलातीन, फुतूह उस सलातीन, तारीख़ फिरोजशाही, आशिक, तुगलकनामा, ये सारे जो ग्रंथ हैं समकालीन ग्रंथ हैं सल्तनत कालीन। फुतूह सलातीन के लेखक इसामी हैं। तारीख़ फिरोजशाही के दो लेखक हैं, जैसा कि आपने देखा ही, एक बर्नी और एक अफीफ। तो बर्नी पहले लिखते हैं, अफीफ बाद में लिखते हैं। ठीक, आशिक को आप जानते ही हैं, अमीर खुसरो, ये दोनों रचनाएं अमीर खुसरो की हैं।
तो इसमें चरखा का सबसे पहला जो प्रयोग करते हैं वो ईसा में करते हैं, फुतूह सलातिन में। और चरखा सल्तनत काल में ही पहली बार आता है, पहली बार चरखे का प्रयोग सल्तनत काल में ही किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के समय नहीं था? किस वस्तु का दिल्ली सल्तनत के समय प्रयोग नहीं था या नहीं जाना जाता था उसे? साबुन, चरखा, बारूद, कागज, चुंबकीय कुतुबनुमा, नक्षत्रशाला, रेशम के कीड़े। तो इनमें से कौन से वस्तु है जो सल्तनत काल में नहीं दिखती है या सल्तनत काल में उसका अस्तित्व तो नहीं था? साबुन, चरखा, बारूद, कागज, कुतुबनुमा, नक्षत्रशाला, रेशम के कीड़े। तो 14 नंबर का उत्तर सल्तनत काल में ढेर सारी चीज़ें पहली बार देखने को मिलती हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सल्तनत काल में देखने को मिली, तो उसमें से कौन सी हैं और कौन सी नहीं है? 14 ए सी 1 5 6 7 ए और सी दो आंसर आए हैं। तो एक दोनों में कॉमन है, यानी साबुन दोनों में कॉमन है। 3 बारूद, 6 7 इस प्रश्न का उत्तर है डी। ऐसी कोई वस्तु इसमें से नहीं है जो सल्तनत काल में ना पाई गई हो। सल्तनत काल में पाई जाने वाली, पहली बार पाई जाने वाली ये सभी वस्तुएं हैं। साबुन भी है, चरखा भी है, बारूद, कागज, कुतुबनुमा, चुंबकीय कुतुबनुमा फिरोशांग ने ही बनवाया था। नक्षत्रशाला भी उसने ही बनवाया था। रेशम के कीड़े, बंगाल इसके लिए विख्यात था, रेशम का कीड़ा पालने के लिए। तो कागज भी इसी समय आया। तो ये सब बारूद का प्रयोग, हाँ सल्तनत काल में बारूद का प्रयोग तोप खाने के लिए, अस्त्र शस्त्र के संदर्भ में नहीं होता है। सल्तनत काल में बारूद का प्रयोग पटाखा के रूप में होता है। पटाखे के रूप में इस बारूद का प्रयोग हुआ है। युद्ध के संदर्भ में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, तो इन वस्तुओं को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे आपको एक एक करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसका अस्तित्व तो नहीं है। तो बारूद का युद्ध के संदर्भ में भारत में जो पहला प्रयोग होता है वो आपके बहमनी साम्राज्य में होता है, सल्तनत काल में नहीं होता है। ठीक, नियामतनामा, आज जो है नियामतनामा, आज टाइपिंग में जो है हमने भी जल्दी जल्दी लिख के दे दिया, तो इसलिए थोड़ी समस्या। खैर, नियामतनामा किस विषय से संबंधित ग्रंथ या पुस्तक है? नियामतनामा। तो इसका आंसर दें अविरल जी, प्रकाश चंद्र जी। रितु की तरफ से एक भी आंसर नहीं आया। अमरिंदर एक आंसर दे के शांत हो गए। आप लोग आंसर देने का प्रयत्न करें। नियामतनामा किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दरअसल यह पुस्तक थोड़ी सी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि सल्तनत कालीन जो चित्रकला है उसमें इस पुस्तक का चित्रांकन किया गया था, तो इसलिए यह थोड़ी सी महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। यह पाक शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। नियामतनामा पाक शास्त्र से संबंधित पुस्तक है और बी आंसर इसका पाक शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। इसका पहली बार चित्रांकन किया गया था। 15 ही था ना। अब आ जाइए आप मॉडर्न में। ब्रिटिश काल में भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह कब हुआ था? ब्रिटिश काल में भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह, भारतीय सिपाहियों ने पहला विद्रोह कब किया था?
बहुत ही सीधा सा प्रश्न है, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी दे देंगे। समय समय पर इसकी चर्चा हुई है कई बार। तो भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह, ए भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह, अविरल जी का कहना है ए, प्रकाश जी का भी कहना है ये, तो ए में बड़ा बहुमत है तो ए को मान लिया जाए। ए में इतने बहुमत दिख रहे हैं। हाँ 1757 है, लेकिन हमें कुछ डाउट लग रहा है इस पर। बी आंसर 1764 बक्सर युद्ध में, बक्सर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे, कुछ सैनिक आपके आकर मीर कासिम के साथ मिल गए थे। तो ये पहला विद्रोह जो है 1806 का विद्रोह तो बेल्लोर विद्रोह है, ये तो इसके बाद का विद्रोह है। तो पहला विद्रोह आपका बक्सर युद्ध के समय ही देखने को मिलता है। ठीक, अब आइए, यह विद्रोह क्यों हुआ था 1806 वाला? 1806 वाला विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय जो टीका, माथे पे टीका लगाते थे, पगड़ी बांधते थे भारतीय सैनिक हिंदू धर्म के अनुसार, नाक में बाली वगैरह, कान में बाली वगैरह जो पहनते थे, तो उसे रोक दिया गया। एक अलग प्रकार की टोपी दी गई, उसे लगाने को कहा गया था। तो इसी संदर्भ में ये बेल्लोर वाला विद्रोह हुआ था। 1824 वाला विद्रोह बर्मा जाने के लिए जब कहा गया तो समुद्र पार करना हिंदू धर्म में नहीं उसे अनुमति दी जाती थी, तो इसलिए यह विद्रोह 1824 वाला हुआ था। सूची 1-2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये विद्रोह हैं और संबंधित वर्ष हैं, उनके संबंधित वर्ष हैं कि ये विद्रोह कब हुए थे या कब से कब के बीच में हुए थे। तो कुका आंदोलन, कुकी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, इसको आप लोग पटाख से मिला दें। बहुत सामान्य सा प्रश्न है चंद्रेश जी, इसको जल्दी मिला दें। बहुत सीधा सा प्रश्न है ये। कुका, कुकी, मुंडा, संथाल। 17B, 17B का मतलब 1 2 1 2 1 4 3 4 3, बिल्कुल सही आंसर 17B, बिल्कुल सही आंसर 17B शुभम जी। और जो है कुका आंदोलन 1840 से 70 क्या 72 के बीच, 1772 तक ये हुआ था। भगवत जवाहर मल ने इसे शुरू किया था, बीच में बालक सिंह आए, उसके बाद राम सिंह आए, और ये 1872 तक चलता रहा। हालांकि इसका जो प्रारंभ हुआ था वो आपके सिख धर्म में सुधार से संबंधित हुआ था, अंतर्जातीय विवाहों, मांस मदिरा के सेवन न करने, इन सब चीज़ों को लेकर हुआ था, लेकिन बाद में यह चलकर अंग्रेज विरोधी हो गया था। कुकी आंदोलन, ये मणिपुर नागालैंड वाले क्षेत्र में कुकी जो जनजाति थी, इन लोगों ने यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह आप जानते ही हैं, बिरसा मुंडा 1895 में इसे शुरू करते हैं। हालांकि यह प्रारंभ पहले से ही हो जाता है, 1874 से ही हो जाता है, लेकिन बिरसा मुंडा 1895 में आते हैं, तो विकल्प में 95 है तो आप उसे लगा लेंगे। संथाल विद्रोह 55 में शुरू होता है, 30 जून 1855 को यह भगनीडीह में यह विद्रोह, संथाल विद्रोह शुरू हुआ। ठीक, तो बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। अभी 18 अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले जन आंदोलनों में कौन पहला था? अब इनमें से कौन पहला जन आंदोलन है? 4 आपके हैं विकल्प, चारों में से पहला कौन है? कालक्रमानुसार आप देखें तो चारों में पहला विद्रोह
कौन सा है, नील है कि संथाल है कि कूका है कि सन्यासी है। ए नील विद्रोह, ए आंसर आया नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है ये लगभग 1861 का विद्रोह है। ठीक, नील विद्रोह 1861 का विद्रोह है। संथाल विद्रोह 1855 का है। कूका विद्रोह, कूका आंदोलन अभी आपने देखा ही था, 1840 से शुरू हुआ। और सन्यासी विद्रोह 1700 आपके 63-64 से शुरू हो जाता है और 1800 तक चलता है। तो सभी विद्रोहों में सबसे पहला जो विद्रोह है, जन आंदोलन है, वो सन्यासी विद्रोह है। विद्रोह की कोई भी यहाँ लिस्ट दी जाए तो उसमें सबसे पहला जो होगा वो आपका सन्यासी विद्रोह होगा। बंगाल में शुरू हुआ था और गिरि संप्रदाय के सन्यासियों ने इसे, शंकराचार्य के अनुयायी थे, तो गिरि संप्रदाय के सन्यासियों ने इसे शुरू किया था। और इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसके विरोध में, तीर्थ यात्रा कर जो लगाया जाता था, इसके विरोध में यह सन्यासियों ने यह विद्रोह किया था और गिरि संप्रदाय से संबंधित है। और इसी विद्रोह की कहानी आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ ग्रंथ लिखा है तो उसमें इसी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ में इसी विद्रोह का उल्लेख है। ठीक, चले आगे। किस विद्रोह में विद्रोहियों ने कहा था कि जम्बू द्वीप को यूरोपवासियों से मुक्त कराना है। जम्बू द्वीप को यूरोपवासियों से मुक्त कराना है। किस विद्रोह में? पल्लवकारों का विद्रोह, कल्लारों, इसे आप कल्लार पढ़िएगा, कल्लारों का विद्रोह, पायकों का विद्रोह, मुक्तदारों का विद्रोह, मुक्तकारों का विद्रोह। तो किस विद्रोह में? हाँ, बंगाल की बाइबिल। तो किस विद्रोह में कहा गया कि 19 जम्बू द्वीप को यूरोपवासियों से मुक्त कराकर उसी समुद्र में फेंक देना है जहाँ से ये आए हैं। इसमें आगे भी कथन है, मुक्त कराना है और उसी समुद्र में फेंक देना है इन्हें जहाँ से ये आए हैं। तो सी पायकों का विद्रोह, एक आंसर आया सी, पायकों का विद्रोह, चंद्रेश जी की तरफ से। यह जो बात कही गई है ये पल्लेकारों ने कहा था। पायकारों या पल्लेकारों है, नहीं, पल्लेकारों, ये जो है पूर्वी घाट में रहते थे। ये पहले जो है विजयनगर साम्राज्य में जो नायकार व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, नायकार और आयंगार व्यवस्था जो विजयनगर साम्राज्य में है, तो यही ये नायक हैं पूर्वी क्षेत्रों में। ये एक तरह से भू सामंत है। तो विजयनगर साम्राज्य के विघटन के पश्चात अपने को ये स्वतंत्र कर लिए थे और जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तब इनके अधिकारों का हनन हुआ, इनके अधिकार छीन लिए गए। तब इन लोगों ने ये विद्रोह किया था और उसी समय ये बीपी बाप्पा मन्ना इस विद्रोह के नेता हैं। तो लगभग आपका 1800 के पहले 1790 से 1800 के बीच ये विद्रोह हुआ है। कल्लार, ये जो है, ये पायक जो है, पायक आपके उड़ीसा, यह विद्रोह 1817 में जगबंधु इसके नेतृत्व करता है, उस समय हुआ था। मुक्तादार जो हैं ये भी आंध्र प्रदेश के ही क्षेत्र में ये विद्रोह होता है और यहाँ मुक्तादार वो हैं जो आपके जमींदारों के, ये जमींदारों के राजस्व यानी राजस्व वसूलने वाले थे, राजस्व वसूलने वाले थे, इन्हें ही मुक्तादार बोला जाता था। तो इन लोगों का भी जब अंग्रेज़ों का इन क्षेत्रों पर अधिकार हुआ तो उसी समय लगभग 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इन लोगों ने भी विद्रोह किया। ये लोग भी सड़कों की राहगारी, सड़कों की रखवाली आदि करते थे, तो ये कल्लार बोले जाते थे। पायक जो हैं ये पैदल सैनिक हैं, उड़ीसा के हैं।
और इनके साथ वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो भी मिल गई और ये विद्रोह जगबंधु के नेतृत्व में हुआ। ये पुरी के पुजारी थे। ठीक, चलें आगे। बुद्धो भगत निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? बुद्धो भगत ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, मोपला विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था? 20 का कौन सा आंसर है? बीस का आंसर बुद्धो भगत, बड़ा चर्चित नाम है विद्रोहों के संदर्भ में। आएगा आंसर 20 का। बुद्धो भगत जो हैं वो आपके किस आंदोलन से जुड़े हैं? ए, कोल विद्रोह, बिल्कुल सही आंसर। कोल विद्रोह से जुड़े हैं। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था और इस कोल विद्रोह के दो नेता हैं आपके बुद्धो भगत और रूपचंद कोनार। रूपचंद कोनार दो नेता हैं, एक तो बुद्धो भगत हैं और दूसरे नेता ये हैं। और आपका ये मुंडा विद्रोह के नेता को आप जानते ही हैं, बिरसा मुंडा। मोपला विद्रोह कई हुए हैं और मोपला विद्रोह जो आपका 1836 से 40 के बीच जो हुआ था, अली मुसालियर इसके नेता हैं। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? भूमिज विद्रोह भी आपका बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह के गंगा नारायण सिंह हैं इस विद्रोह के नेता। ठीक, किस विद्रोह में विद्रोहियों ने आत्मविनाश की नीति अपनाई? किस विद्रोह में विद्रोहियों ने आत्मविनाश की नीति अपनाई? चुआर विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। आत्मविनाश की नीति अपनाने वाले आपके चुआर विद्रोही हैं। 1769-68 में ये विद्रोह हुआ था। जगन्नाथ इसके नेतृत्व करता है, ननकारों के नेता हैं जगन्नाथ। तो ननकारों के नेता जगन्नाथ ने इसका नेतृत्व किया था और इसमें उन लोगों ने आत्मविनाश की नीति अपनाई थी। अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर हैं और ये आपका 1828 में यह विद्रोह हुआ था। खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था और पागलपंथी विद्रोह करम शाह के नेतृत्व में हुआ था और इनके बेटा टीपू हैं जिन्होंने हाथी खेड़ा जो विद्रोह है वो इनसे जुड़ा हुआ है। हाथी खेड़ा विद्रोह में यह हुआ था कि जमींदारों को प्रशासकीय राजस्व वसूली तो करते ही करते थे, साथ में उन्हें प्रशासकीय अधिकार भी दे दिए गए थे, तो वो बेगार आदि कराने लगे थे। तो इसी विरोध में यह आंदोलन हाथी खेड़ा विद्रोह हुआ था। किस विद्रोह के विषय में अंग्रेजों का कहना था कि इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि त्र्यंबकजीत दंगालिया का हाथ है? किस विद्रोह के संदर्भ में अंग्रेजों का कहना था कि इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि त्र्यंबकजीत दंगालिया का हाथ है? त्र्यंबकजीत दंगालिया का हाथ है। आएगा आंसर? तो पेशवा विजयराव, ये जो विद्रोह है आपका महाराष्ट्र का जो भील विद्रोह है, दो विद्रोह भील विद्रोह हुए हैं। एक तो महाराष्ट्र का भील विद्रोह है, एक आपका राजस्थान का विद्रोह है। राजस्थान का भील विद्रोह है जिसमें गोविंद सिंह और मोतीलाल तेजावत थे। बाद में असहयोग आंदोलन के समय भी यह राजस्थान वाला भील विद्रोह
देखने को मिलता है। लेकिन यह विद्रोह जो है ये आपको इस समय जब अंग्रेज़ों का अधिकार यहाँ इस क्षेत्र पे हुआ था, तो उस समय ये माना भीलों ने यहाँ विद्रोह किया था। और भीलों के इस विद्रोह में आपके हिरिया भी इस विद्रोह के नेता हैं, भील विद्रोह के। तो इसी विद्रोह के संदर्भ में माना जाता है 1820-22 में यह विद्रोह हुआ था कि अंग्रेज़ों ने माना था कि बाजीराव द्वितीय ने इन्हें प्रोत्साहन दिया था, तो इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। ठीक, श्योरम भी बाद में ये कई चरण में होता है। 1820, 22, 25 वाले नेता इसके श्योरम है, इसके पहले हिरिया है। तो ये विद्रोह को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 23 निम्न में से किस विद्रोह को 1857 का पूर्वगामी माना जाता है? निम्न में से किस विद्रोह को 1857 विद्रोह का 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है उसका पूर्वगामी यानी उसके पहले का उसी तरह का विद्रोह इनमें से कौन सा है? 23 में आपका दीवान बेलाटम्पी का विद्रोह, मोपला विद्रोह, सतारा विद्रोह, बहावी विद्रोह। तो यह जो पूर्वगामी है 1857 का ऐसा माना जाता है। कुछ लक्षण 1857 वाले इसमें दिखते होंगे, इसीलिए इसे पूर्वगामी माना जाएगा। तो इसमें जो इसका आंसर 23 का जो आंसर है वो ए है, दीवान बेलाटम्पी का विद्रोह 1805 का विद्रोह है। और इस समय ट्रावनकोर के महाराजा को जब वेल्जली ने सहायक संधि करने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया, तब उन्हें सत्ताच्युत कर दिया गया। तब वहाँ के जो दीवान है बेलाटम्पी, उन्होंने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में नायर बटालियन ने साथ दिया था। नायर बटालियन ने दीवान का साथ दिया था, बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। तो इसलिए इसे 1857 का पूर्वगामी विद्रोह माना जाता है। मोपला विद्रोह के विषय में आप जानते ही हैं, 1836 से 44 के बीच लगभग 32 विद्रोह हुए इस दौरान। तो इसके नेता अली मुसालियर उस समय हैं। सतारा विद्रोह, सतारा में आपका सतारा के राजा जो प्रताप सिंह थे, उनको जब अंग्रेज़ों ने सत्ताच्युत किया 1839 में, तब यहाँ पर विद्रोह कर दिया गया वहाँ के दीवान द्वारा। ठीक, बहावे विद्रोह की शुरुआत किसने की? सैयद अहमद ने। इस बरेली के रहने वाले सैयद अहमद थे, तो इन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की थी। और माना जाता है कि अब्दुल बहाव जो अरब के एक संत थे, उनसे संबंधित। बिल्कुल सही ऋतु सरोज जी, आंसर इसका। तो ऋतु ये सैयद अहमद बहाव से, अब्दुल बहाव जो अरब के एक सुधारक थे, तो उनसे कुछ प्रभावित थे, लेकिन ज़्यादा प्रभाव इनका वलीउल्लाह का था जो दिल्ली के संत थे। तो इसलिए बहावी आंदोलन, और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो आपका उत्तर पश्चिम प्रांत में सीथाना था। भारत में इसका केंद्र पटना था। ठीक, आगे चलें। संथालों के बीच खारवार और सफाहार आंदोलन कब हुआ था? संथालों के बीच यानी संथालों में यह आंदोलन खारवार और सफाहार आंदोलन, ये इनका सुधार आंदोलन है। ये इनके अपने सामाजिक सुधार से संबंधित आंदोलन है। इनका सामाजिक सुधार आंदोलन है, ये अंग्रेज़ों के प्रति नहीं है। तो यह आंदोलन आपका 1870 में ये आंदोलन सफाहार और खारवार आंदोलन संथालों के बीच हुआ था, इनके सामाजिक सुधार से संबंधित। किसने अपने को राम का आधुनिक अवतार माना है? किस विद्रोही ने अपने को राम का आधुनिक अवतार घोषित किया था?
जो जनजातीय विद्रोह हैं उसमें दैवीय शक्ति की बात अनेक विद्रोह में की जाती है। जैसे बिरसा मुंडा भी अपनी में दैवीय शक्ति की बात करते हैं। जो आपके संथाल विद्रोही हैं सिन्हू और कान्हू, वो भी अपने में दैवीय शक्ति की बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि ठाकुर जी ने आके हमें बताया है। तो इस तरह की बात अनेक जनजातीय नेता करते हैं। लेकिन इसमें से राम का आधुनिक अवतार अपने को किसने माना? तो इसमें से राम का आधुनिक अवतार आपको राजन अनंतैया, या इन्हें आप राजू भी नाम से देखेंगे, तो राजन अनंतैया है। रंपा क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह में 1789 का यह विद्रोह है। तो इस विद्रोह में 1879 का विद्रोह है। तो इस विद्रोह में वो अपने को राम का आधुनिक अवतार मानते हैं। और ये जो कोरा मलैया है, ये गुंडे कोंडा या कोया जनजातियों के ये नेता है कोरा मलैया। ये भी पूर्वी क्षेत्र से ही हैं। तो इन्होंने अपने को 5 पांडवों में से एक माना था। 5 पांडवों में से एक माना था। राजन अनंतैया इन्होंने कहा था कि हम जो बांस की बंदूकें बनाए थे, और इन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज़ों की बंदूकें हैं उसे पानी में बदल देने की हमारे पास क्षमता है। ठीक। बिरसा मुंडा के विषय में आप जानते ही हैं। बिरसा मुंडा पहले ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे, लेकिन बाद में वहाँ संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर ईसाई धर्म छोड़ दिए और बाद में ये चिकित्सा व्यवसाय करने लगे, यानी वैद्य हो गए। और इन्होंने कहा कि भगवान ने हमें खुद ही आके हमें अपार शक्ति दी है। तो जनजाति लोग इनका आके दर्शन करने लगे और अपने जड़ी बूटियों के ज्ञान से कुछ लोगों को ठीक कर देते थे। तो इससे विख्यात हो गए। और वहाँ कुट्टी प्रथा जो जनजातियों में थी, वहाँ के मुंडा जनजातियों में, तो इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। यानी एक तरह से ये जो स्थानांतरित कृषि की प्रथा है, एक खेत को बदल के दूसरे पे खेती करने की, तो इसको यहाँ और सामुदायिक कृषि से संबंधित है। तो इस प्रथा को जो समाप्त कर दिया गया, तो इसी के विरोध में 1874 में मुंडाओं ने विद्रोह किया। और इस विद्रोह का नेतृत्व 1895 में बिरसा मुंडा ने संभाला। तो बिरसा मुंडा इस विद्रोह का नेतृत्व 1895 में संभालते हैं। और 1900 में बिरसा मुंडा कैद कर लिए जाते हैं और वही रांची जेल में हैजा से जून 1900 में इनका निधन हो गया। ठीक। तो ये आपके ब्रह्म समाज में पहला विभाजन कब हुआ? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में स्थापित किया गया था। तो उस समाज में पहला विभाजन हुआ भी या नहीं हुआ? क्योंकि एक ऑप्शन आपके पास कोई नहीं भी है। तो अगर विभाजन हुआ हो तो बताएं, नहीं हुआ वो भी बताएं। तो विभाजन हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम है। राजा राम मोहन राय के निधन के पश्चात इसका नेतृत्व कौन किया? राजा राम मोहन राय हैं। मोहन राय की इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। ठीक। इसके बाद राजा राम मोहन राय का निधन 1833 में हो गया। कहाँ हुआ था निधन? ब्रिस्टल में हुआ था, लंदन। अपने मित्र कारपेंटर के यहाँ ये अकबर द्वितीय की एक याचिका लेके गए थे ब्रिटेन के सम्राट से मिलने। उसी समय वहीं ठहरे हुए थे, तो इनका निधन हो गया। इसके बाद यहाँ द्वारिकानाथ टैगोर इसका नेतृत्व करते हैं। फिर जो है देवेंद्र नाथ टैगोर इसका नेतृत्व करने लगते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर 1843 से। और बीच में आपके आते हैं कौन? केशव चंद्र सेन। केशव, तब तक इसका आंसर आप लोग दे दें। केशव चंद्र सेन बीच में आते हैं। 26 का ए 1843 में तो देवेंद्र नाथ टैगोर खुद ही आ रहे हैं, इसका नेतृत्व खुद ही संभाल रहे हैं। केशव चंद्र सेन आए 1857 में। केशव चंद्र सेन
इस समाज की सदस्यता लेते हैं। उस समय केशव चंद्र सेन एक बैंक में नौकरी भी करते थे। 1859 में इनके साथ देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ श्रीलंका भी गए। वहाँ से जब लौट के आए तो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूर्णतया समाज के प्रति खुद को समर्पित कर दिए। और इसी समय ये समाज के, तब तक देवेंद्रनाथ टैगोर हिमालय चले गए तपस्या करने, और तब केशव चंद्र सेन को नेतृत्व मिल गया। और बाद में केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि समाज में युवाओं को, अनेक निबंध उनके हैं, जवान बंगाल यह आपके लिए, यह उनका बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध था, यंग बंगाल, जवान बंगाल यह आपके लिए। तो उसमें युवाओं को उन्होंने आकर्षित किया। और जब युवा आए तो ब्रह्म समाज में ये माना जाता था कि इसका सदस्य वही बन सकता है जो मूर्ति पूजा का विरोध करेगा, मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं होगा। अब इस समय युवा कहने लगे कि मूर्ति पूजा के साथ साथ जाति व्यवस्था में भी विश्वास नहीं करना होगा। यानी सिर्फ जो पहली शर्त थी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं हो तभी आप ब्रह्म समाज के सदस्य बन सकते हैं, तो अब कहा जाने लगा कि जाति प्रथा में भी आपको विश्वास नहीं करना होगा तभी मेंबरशिप मिलेगी। साथ में जो विधवा विवाह, बाल विवाह, ये सब जो प्रथाएं थीं इनका ये लोग विरोध करने लगे। जो वृद्ध और जो पहले के अनुयायी हैं ब्रह्म समाजी, वो उनसे इनका युवाओं का मतभेद हो गया। जब मतभेद हो गया तब दीवार बनने लगी। तब उसी समय केशव चंद्र सेन ने 1865 में भारत ब्रह्म समाज का गठन किया। फिर इसमें दूसरी फूट कब पड़ी? दूसरी फूट 1878 में पड़ी, क्योंकि केशव चंद्र सेन के ही प्रयत्न से 1872 वाला सिविल मैरिज एक्ट आया था, जिसमें लड़कियों की आयु, न्यूनतम आयु 74 वर्ष की गई थी। बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया था, लेकिन अपनी ही लड़की का विवाह कूच बिहार के एक शासक से कर दिया। लड़की 13 वर्ष की है। तो इनके जो अनुयायी थे खुदे कहने लगे कि कथनी कुछ और करनी कुछ और, तो वो इनसे अब पुनः दोबारा फूट पड़ गई आपकी 1878 में विष्णु शास्त्री के नेतृत्व में। यह फूट आपके 1878 में पड़ गई, साधारण ब्रह्म समाज। तो अब 3 ब्रह्म समाज हो गए। आदि ब्रह्म समाज जो पहले वाला है, भारत ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में है, और विष्णु शास्त्री आदि के नेतृत्व में जो समाज है वो आपका है कौन सा? साधारण ब्रह्म समाज। ठीक, किसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है। आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में बंगाल में एनिवेशन विवेकानंद, डेरोजियो, ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक, तो आपने इसमें जो डेरोजियो हैं यंग बंगाल आंदोलन के बहुत कम दिनों तक जीवित रहे। 1831 तक निधन हो गया इनका, लगभग 27-28 वर्ष जीवित रहे। और हिंदू कॉलेज में लेक्चरर थे। बहुत ही क्रांतिकारी विचार हैं। विभिन्न जो कुरीतियां हैं हिंदू समाज की उनका विरोध करते हैं, स्वतंत्रता के हिमायती हैं, और इनके क्रांतिकारी विचारों के कारण ही इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। तब इन्हें ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल के अग्रदूत कहते हैं, सभ्यता का अग्रदूत मानते हैं। किसने गोरक्षणी सभा बनाई थी? किसने गोरक्षणी सभा बनाई थी? विवेकानंद, दयानंद, केशव चंद्र सेन, कोई नहीं। तो गोरक्षणी सभा बनाने वाले जो इसमें से आपको दिख रहे हैं वो हैं दयानंद सरस्वती।
गोरक्षा पर दयानंद सरस्वती भी काम किए हैं, तिलक भी काम किए हैं और गांधी जी भी काम किए हैं। तो गोरक्षा समितियां तिलक ने बनाई, गोरक्षा सभा जो बनाई वो गांधी जी ने बनाई, और गोरक्षणी सभा जो बनाई वो दयानंद सरस्वती ने बनाई। ठीक, तो संभवतः 28 प्रश्न ही थे। ठीक है, तो चलिए।